हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 2024 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए टॉप 38 क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस के, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जिनको भी मेरे वीडियो या पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो आज मैं 30 लाइक्स रख रहा हूँ, 30 लाइक कर दीजिएगा आज के इस वीडियो पे, ठीक है। डेली आपको दोपहर के 12 बजे तक ये वीडियो दी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शाम को 7 बजे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। अगर जो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइंस और जी की क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से साथियों। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है। तो उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार आपका हो जाएगा 902, ठीक है। प्रति 1000 पे आपका 902 आपका बाल लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का साक्षरता दर पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 77.29%, ठीक है। तो 77.29% आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो ऑप्शन नंबर 1 कर देंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है आपकी कितनी प्रतिशत जो आबादी है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 77.73% जो आबादी है ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है उत्तर प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है वही आपका लिंगानुपात होता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर जिले में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश का ये जिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक विधानसभा सीट यहाँ पे बात की जा रही है। तो बात करेंगे तो 403+1 ये आपके विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश की। टोटल 404 हो जाता है, एक आंग्ल समुदाय वाला होता है, और 403 है निर्वाचित सीट। तो 404 होता है। और सर्वाधिक किस जिले में सीट है। तो आपके 75 जिले हैं, और 75 जिले में जो प्रयागराज है यहाँ पे सर्वाधिक विधानसभा सीट है। यहाँ पे 12 विधानसभा सीट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, इत्र नगरी या सुगंध नगरी के नाम से जाना जाता है आपका कन्नौज। तो जाहिर सी बात है यहीं पे आपका स्थित होगा सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कन्नौज। इत्र नगरी के नाम से मशहूर है कन्नौज, इत्र से आती है सुगंध, तो सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र आपके कन्नौज में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। कन्नौज संसदीय क्षेत्र से अभी आपके माननीय अखिलेश यादव जी निर्वाचित हुए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन नंबर 1992 हो जाएगा, ठीक है। 1992 होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है। तो गोकुल ग्राम योजना आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कर देंगे इसका राइट आंसर, गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों। तो ये आपके लिया गया है जर्मनी के वाइमर जो संविधान है उससे लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 1946 में संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा गठित होती है, और इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या टोटल थी 389, यानी 389 जो थे ये सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अंतर्गत प्रांतीय संविधान समिति बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे साथियों, ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अरे यार इसका तो अलग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। तो साथियों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 को, ठीक है, 1987 को। तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है। यानी आप किसी लड़की को आप पसंद करते हैं, लड़के को पसंद करते हैं, उससे विवाह करते हैं, तो इसके अंतर्गत भारतीय जो संविधान है इसका कौन सा अनुच्छेद है आपको संरक्षण प्रदान करेगा। तो इसमें आपको संरक्षण प्रदान करेगा आपका अनुच्छेद 21, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 जो होता है ये अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने पे आपको संरक्षण प्राप्त करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मैं कभी हूँ मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं, ठीक है, अन्न यहाँ पे अन्न होगा, अनाज, अन्न हो गया है, अन्न पीसती हैं। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये किया गया है आपके ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि मैं कभी हूँ मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। इस कथन का वर्णन आपके ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है। तो ऋग्वैदिक कालीन वितस्ता जो है इसका आधुनिक में देखेंगे नाम तो झेलम नदी है। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है आपका, तो वितस्ता नदी है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम बताइए, तो वितस्ता नदी या वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो झेलम नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हिस्ट्री से। तो सबसे पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती नदी। गंगा नदी कई लोग टिक करते हैं, तो गंगा नदी नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति यानी राजा, संविधान और समिति, सभा और समिति, ये प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। तो ये पुत्रियां नहीं है, सभा और समिति है, इसमें निर्णय लिया जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपके माना जाता है बिंबिसार को। देखिए बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है, बिंदुसार मौर्य वंश से। तो यहाँ पे बिंबिसार की बात हुई है, हर्यक वंश वाले की। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। तो गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में वर्षा ऋतु जो थी वो आपके वैशाली में बिताए थे, ठीक है। वैशाली इनका बहुत ही खास लगाव था इस जगह से। यहाँ पे इन्होंने अपने अंतिम समय की वर्षा ऋतु भी बताई थी। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, कुशीनगर के मल्ल राजाओं के महल में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पारसेक क्या है, ठीक है। पारसेक की यहाँ पे बात हुई है कि पारसेक क्या है। तो पारसेक क्या है, आपकी दूरी मापने का जो एक दूरी मापने का मापक है ये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है, इकाई है। तो एम्पियर से किससे मापते हैं, ठीक है, एम्पियर से क्या मापते हैं हम लोग, तो एम्पियर से मापते हैं आपका विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों दूध का पता लगाने के लिए जो लैक्टोमीटर है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। तो देखिए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ये सही है बिल्कुल, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी बिल्कुल सही है, फलों की खेती पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं, इसके अंतर्गत कई चीज़ें आ जाएंगी, तो इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रितक का चर्म कैंसर, मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षा। तो इसमें सही सुमेलित, तो ओजोन रिक्तता जो होती है इससे हमें चर्म कैंसर होता है। ये तो सही है कि ओजोन परत से जो बिना छन के फिल्टर की हुई किरणें आएंगी तो हमारी जब स्किन से टकराती हैं तो स्किन में चर्म रोग कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था
ये आपके भोपाल गैस तरादी से संबंधित है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा दांत फ्लोराइड प्रदूषण से, और सल्फर डाइऑक्साइड आपका अम्लीय वर्षा से हो जाएगा, ठीक है। सही है, सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो साथियों एक सूखे सेल में जो ऊर्जा पाई जाती है आपकी रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसमें से सबसे बड़ा स्तनपायी आपका हो जाएगा व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? तो प्राचीन जलोढ़ जो मौजूद है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है, यानी अर्थ ट्विंस? पृथ्वी की जुड़वा के रूप में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको, भोर और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सबसे चमकीला तारा ग्रह भी है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों जो सरदार सरोवर बांध है ये आपके नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो सबसे प्राचीन मात्रा में प्रचुर मात्रा में जो दुर्लभ गैस है वो आपका हो जाएगा आर्गन, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट करिएगा, आ सकता है एग्जाम में। टिएरा डेल फुएगो ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा ये ट्रेंच है और ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन होगा, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात आपके किस नदी पर स्थित है? तो साथियों अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात इसकी बात करेंगे तो ये आपके जाम्बेजी नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो इसका हो जाएगा यूराल पर्वतमाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चियापास पठार किस देश में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, और ये आपके मैक्सिको में स्थित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान जो मरुस्थल है ये आपके चीन के झिंकाऊ या नमो टेढ़ है उसका, छोड़ो उसको। टकला मकान मरुस्थल आपके चीन देश में स्थित है, इतना याद रखिए, ठीक है। गोबी मरुस्थल आपके मंगोलिया में हो जाएगा, ठीक, और टकला मकान मरुस्थल आपके चीन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा।